हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग गुड। आपके पास करीब करीब 3 महीने बच चुके हैं फॉर योर नवंबर 22 एग्जामिनेशंस। सो इस नवंबर 22 एग्जामिनेशंस को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर्स आपके लिए इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल में पोस्ट किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैंने आपके लिए इस पर्टिकुलर चैनल में प्रोफेशनल एथिक्स 600 सीरीज़ के सारे स्टैंडर्ड्स, ये सारे वीडियोज़ आपके लिए पोस्ट किए हैं। So please comment in the comment section that how these efforts at this particular biggest platform for CA आपको हेल्प कर रहा है। अनअकैडमी पे गाइज आपके लिए काफ़ी सारे टीचर्स, टॉप एजुकेटर्स आर टीचिंग यू लाइव एवरी डे। आप स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो, यूट्यूब सेशंस अटेंड कर सकते हो, प्लस क्लास, आइकॉनिक क्लास अपीयर ले सकते हो। सो दिस इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जामिनेशंस एंड अटेम्प्ट एंड द सब्जेक्ट्स विच यू वांट टू स्टडी। सो इसी तरीके से एनिमेटेड फॉर्म में पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कंसेप्ट्स को रिटेन और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए प्लस और आइकॉनिक बैचेस भी अवेलेबल है आपके लिए। इस बैचेस में आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिलने वाले हैं, फिजिकल कॉपी ऑफ बुक्स मिलने वाली है, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, लाइक डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, काफ़ी कुछ है। ठीक है, सो इन केस टू टेक अप द सब्सक्रिप्शन यू कैन जस्ट इवैल्यूएट द कोर्सेज and can use the code AUDIT-SAR in order to gain maximum possible discounts। तो चलिए आज का इस टॉपिक का शुभारंभ कर देते हैं गाइस। बी अटेंटिव, बी अवेक, अलर्ट एंड अटेंटिव। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। The next very clause is clause number 31। So 30C के बाद आता है 31। Clause number 31 talks about, बहुत बड़ा clause, talks about the things, the transactions which are made in cash or bearer instrument। Bearer instruments means these are the transactions which are paid या फिर which are done other than account pay। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा पढ़ना है, you know, बहुत बड़ा क्लॉज है। आप बुक में इवन मॉड्यूल्स में देख लेंगे, यू विल सी यहाँ पे 31A B C D E ऐसे 5 क्लॉजेस। देन अगेन यू विल सी समथिंग कॉल्ड एज BA BB BC BD ऐसे क्लॉजेस। तो मैम पढ़ना कैसे है, ए बी फिर बी ए बी 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 सी बी डी फिर सी डी ई? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना। एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ वाले जो रिपोर्टिंग है ना, दे आर सेम। जहाँ पे हम लोग, मैं आपको पढ़ाऊंगी ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन सेम कैटेगरी के। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि एनी काइंड ऑफ लोन्स और डिपॉजिट्स विच यू हैव एक्सेप्टेड। यहाँ पे भी हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेड। एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट, सी डी ई में हम लोग बात करते हैं पेमेंट of this loans and deposits of this specified amount, either taken in cash, taken in bearer instrument and also paid in bearer instruments। so यहाँ पे जो सारी चीजें है ना, ये दो है, एक्सेप्ट फिर पेमेंट। फिर बी ए बी 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 सी बी डी। बी ए कहता है अगेन रिसीट, लेना, रिसीट। BCBD बात करता है पेमेंट इन कैश, बेarer इंस्ट्रूमेंट, रिसीट इन कैश, बेarer इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सो एक्चुअली स्पीकिंग ये पूरी ही लाइन अलग है, ये पूरी ही लाइन अलग है। कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन में आ जाता है, क्यों? क्योंकि पहले वो ए बी पढ़ते हैं, फिर बी के अंदर के क्लब्स पढ़ते हैं, फिर सी डी के पास जाते हैं। ऐसा करने से ना रिदम मिस हो जाएगा। यहाँ की जो लिमिट्स है ना, वो है, ये देखो 269 SS। यहाँ की जो लिमिट है वो है मोर देन इक्वल्स टू ₹20,000। बोलता है नॉट लेस देन ₹20,000। ठीक है, सो ए बी सी डी ई जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले स्टार्टिंग वाले ये है ना क्लॉजेस, तो बोलते हैं लोन्स एंड डिपॉजिट और नीचे आएगा स्पेसिफाइड अमाउंट। ईदर यू हैव रिसीव्ड और यू हैव पेड वाया कैश और बेarer इंस्ट्रूमेंट of any amount not less than 20,000, that is more than equals to 20,000 will be reported out over here। यहाँ पे भी आता है पर पर्सन पर डे। यहाँ पे अगर आपने रिसीट किया है या पेमेंट किया है इन कैश और बेarer इंस्ट्रूमेंट,
for a single event or a transaction in a single day for an amount more than equals to rupees 2 lakhs is required to be reported under BA, BB, BC, BD. So देखो, this is 31A. 31A का एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे. देखो, all the loans and deposit from a person मतलब a single day not less than 20, तो आपको उसको रिपोर्टिंग करना है. फिर अगेन B, any specified sum which are specified under section 269 SS via account pay check, sorry via bearer check, not account pay check. तो हम लोगों को उसका नेम, पैन, एड्रेस, ट्रांजैक्शन रिसीट, डेट ऑफ रिसीट, ये सारा चीज बताना पड़ेगा. अब बी जैसे ही खत्म हुआ ना, सी यहाँ पे दे हैव कंप्लीटेड बी. बी के बाद दे हैव स्टार्टेड विद बी ए, बी बी, बी सी एंड बी डी. बी ए, बी बी, बी सी, बी डी, इनका अमाउंट का ट्रांजैक्शन देखो. This is 269 SS, sorry, the 269 ST, and here the specified sum, the amount of transaction is not less than rupees 2 lakhs. बट हम लोगों को ऐसा नहीं पढ़ना है. भले उन्होंने बी के नीचे बी ए, बी बी, बी सी, बी डी लगाया है, हम लोगों को ये देखो 2 lakhs और नो. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी ई साथ में पढ़ेंगे क्योंकि वहां की लिमिट है 20. बी ए, बी बी, बी सी, बी डी साथ में पढ़ेंगे क्योंकि वहां की लिमिट है 2 lakhs. समझ में आता है. सो एनी ट्रांजैक्शन हम लोगों को रिपोर्टिंग क्या करना है, एग्रीगेट कितने पर्सन के पास से मिला. देखो, एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे और फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन और फॉर अ सिंगल इवेंट और ओकेजन, बी ए, बी बी, बी सी, बी डी. ठीक है, इसके लिए आई विल टेक यू डायरेक्टली, मैंने ना ऑडिट सार में आई हैव मेड अ बिग चार्ट. ठीक है, वो एक सिंगल चार्ट पढ़ लेंगे ना, द थिंग्स बिकम्स easier. This is SAR. Yeah. So clause number 31, loans or deposits accepted. नीचे लिखो यहाँ पे accepted, मतलब आपने लिया है. यहाँ पे भी specified sum accepted under section 269 SS, under section 269 SS over and above more than equals to rupees 20,000 will be reported under section under clause 31A and B. फिर आता है repayment of loan, repayment of loan or deposit, repayment of loan or deposit. Repayment of loan or deposit originally either taken via account pay check but paid in cash, originally taken in cash, paid in cash, originally taken in bearer instruments and also paid in bearer instruments. So यहाँ पे आएगा 20,000 का. Then you talk about ये BA, BB, BC, BD. This is the transaction of receipt in cash, receipts via bearer instrument. Payment in cash, payment via bearer instrument. But payment to a person, a single transaction relating to a single occasion. Amount more than equals to 2 lakhs under section 269 ST. Easy. बस एक. एंड हाँ मैम, अगर रिपोर्टिंग करना है तो क्या रिपोर्टिंग करेंगे, द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom you have received this number, his PAN, his address, nature of the transaction, amount of the transaction, maximum amount which is outstanding, whether it is squared off or not. Not less than 2 lakhs. So this is 31. यहाँ पे सिर्फ एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, particulars at CDE need not be given. What is CDE? Payment, repayment. So see, in case of government, in case of repayment of any loans or deposits or any specified advances taken accepted from the government, अगर गवर्नमेंट से पैसा लिया, गवर्नमेंट को रीपेमेंट कैश में कर रहा है तो चले. Government companies, banking companies, corporations which are established under state, central or any kind of provisional act. Very important. ये लोग आपको दे सकते हैं कि say for example आपका कोई SSC है, उन्होंने पेमेंट किया है to these authorities and now that is made in cash, whether you are required to report this under 31, नहीं करना है. Next is 32. 32 आता है van, ये वाला था umbrella. 32 आता है van. Van is
details about the brought forward losses depreciation. Yeah, so details about the losses, brought forward losses and speculative losses. So 32 में what are you required to report? 32 में you are required 32A. Here, brought forward losses, depreciation and allowances is in a manner. Yeah. So if the assessed depreciation is less than, no appeal is pending, then take the assessed one. To be filed for the assessment year 21-22 only. ये वाला पॉइंट देखिए, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लेकर के आई. दिस क्लॉज रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन विच कैन बी वेरीफाइड वाया प्रीवियस ऑर्डर्स, प्रीवियस असेसमेंट ऑर्डर्स. So 115 BAB 115 BAA BAD, ये जो 8 क्लॉज नंबर में मैंने सिखाया था, क्लॉज नंबर 8 में, दैट इज एन एडिशनल. बट ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक ईयर के लिए ही था, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है. इट वॉज फॉर जस्ट लास्ट ईयर. इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया. मैं डेस्परेटली एक्सपेक्ट कर रही थी कि क्वेश्चन आ जाए, बट नहीं आया, तो अभी तो रेलिवेंट ही नहीं है. क्योंकि 115 ये वाले जो प्रोविजंस है ना, दैट वाज जस्ट रेलिवेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22. करंटली व्हाट यू आर स्टडीइंग इज असेसमेंट ईयर 22-23. 23. Next is 32B. 32B में where the change in the shareholding of the company has taken in the previous year, due to which losses has incurred in the previous year and cannot be allowed to carry forward. So non-allowable was as per section 79. Next, whether the assessee has incurred any kind of speculation losses referred under section number 73. If yes, furnish the details. 32D, whether any assessee has incurred any loss referred under section 73A in respect of some specific business, तो आपको उसको एड्रेस करना होगा. So any kind of losses which are not squared off. कई बार आप करते हैं ना कि loss of business and profession can be clubbed, can be actually knocked off with loss of any other, profit of any other business. But speculative losses you cannot adjust. Business loss salary के साथ you cannot adjust. तो वही सारा चीज आपको यहाँ पे लिखना है. If the company, if in the case of company, state whether the company is deemed to carry on the speculative business as referred under section 73. Please furnish the details of speculation losses. Okay. So what are the checkpoints? Open the schedules of the brought forward losses, unabsorbed depreciation, method of reporting क्या है, check the respect of the business, business किस चीज का कर रहा है. Immediately आपको ना वहां पे 8 years और 4 years का requirement है. कितने साल तक you can carry forward losses, कितने साल तक you can carry forward that depreciation. So that is 8 years. तो देखो कि कोई ऐसा अमाउंट तो नहीं है ना कि 8 years के बियॉन्ड अभी भी पड़ा आ रहा है. There are some, ये देखो, ensure that losses of illegal business are not carried forward. Set off नहीं कर सकते. It is only required to be set off against illegal business का profit. In case of amalgamation, demerger, verify the accumulated losses. Unabsorbed depreciation of amalgamating company is deemed to be, now अभी यहाँ से हम लोग 8 years पीरियड कहाँ से स्टार्ट करेंगे, to be the loss of amalgamated company, and the period of 8 years for carry forward and set off will be counted from the assessment year immediately succeeding the assessment year in which the loss was first computed. ठीक है, जिस साल का लॉस था उसी साल से हम लोग 8 साल कंटिन्यू करेंगे. ऐसा नहीं है कि मैंने कंपनी बेच दी अब तुम्हारा साल करंट ईयर से चालू होगा 8 साल. नहीं, जब से काउंट होना स्टार्ट हुआ था तब से 8 साल. रेकॉर्ड का मतलब होता है काउंटेड. या इन केस ऑफ डीमर्जर यही चीज हम लोगों को रिलेट करनी है, कितना साल है, कितना लॉसेस है. दीज आर द इनकम टैक्स का प्रोविजंस. नेक्स्ट इज क्लॉज नंबर 33. Clause number 33, section wise the details of deduction if any which are admissible under watch. कोई डिडक्शन मिला है क्या? वॉच याद आ रहा है? देखो ना जरा, कोई डिडक्शन मिला है क्या? So you need to watch any kind of deduction which are admissible under chapter 6 से under chapter 3 that is required to be provided. So take up the list of admissible deductions. ATIA, ATIAB, ATIB, ICID, ये वेरियस डिडक्शंस है. ATG, ये डिडक्शंस अगर आपके एसएससी को मिल रहा है उसकी डिटेल्स भरनी है यहाँ पे.
Clause 34, this is TDS. Whether the assessee is required to deduct TDS or collect tax as per the provision. उसको खुद को डिडक्ट करना है, खुद ने टैक्स जो डिडक्ट करके रखा है वो यहाँ पे आएगा. सो टैन सेक्शन नंबर ये सारा चीज किसका है पता. आपको TDS के 2 प्रोविजंस मैंने सिखाए. यू रिमेम्बर द एक्सपेंसेस विच वर नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ TDS. वहां पे जो पड़ा, दिस इज एक्स, नो TDS नो डिडक्शन. वहां पे जो पड़ा था दैट वाज एक्सपेंडिचर. वहां पे हम लोग बोल रहे थे कि एक्सपेंडिचर अलाउ होगा. दैट क्लॉज वाज टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर अलाउड नॉट अलाउड. यहाँ पे दिस एलिमेंट इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द टैक्सेशन एलिमेंट, कि कितना टैक्स डिडक्ट किया, कितना टैक्स कलेक्ट किया of the specified nature. 34B required to furnish the statement of TDS. 34C whether the assessee is liable to pay interest. अगर TDS कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो इंटरेस्ट के साथ पे करना है, तो उसकी डिटेल्स दे देना. TDS वाला पूरा चैप्टर अगर आपको टैक्स में पढ़ा है, TDS का एक सेपरेट चैप्टर है आपको डायरेक्ट टैक्स में. सो व्हेन यू टॉक अबाउट सेपरेट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इनकम, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे आपको ये चीज मेंशन करनी है कि किसको कितना टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था और कितना किया है. सो चेक वेदर द असेसी हैज अप्रोप्रिएटली कलेक्टेड डिडक्टेड TDS. एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज इनकम टैक्स एक्ट. नेक्स्ट इज 35. 35 क्या बात करता है? 35 इज याक. याक से क्या आता है? गुड्स, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स. सो इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न गिव द क्वांटिटेटिव. देखो दो चीजें 35A एंड B. इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, इन केस ऑफ मन्नू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, दोनों के केस में व्हाट यू नीड टू गिव इज द क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ द रॉ मटेरियल. यहाँ पे आएगा रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड WIP. यहाँ पे आएगा सिर्फ द गुड्स विच आर ट्रेडेड, क्योंकि आप ट्रेडर हो ना, आपको सिर्फ ले करके देना है, आपको बनाना नहीं है कुछ भी. तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, sales, closing stock and any kind of shortages if any. Here also same thing, you will write it for the raw material, for finished goods and WIP byproducts. Whether the client has not maintained any stock record and has compiled the information from the books of accounts, then this fact must be disclosed in the particulars of CCD. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, mark it as a past examination question. So there was an assessee, वो स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते थे. उनके रीजन थे, उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक प्रिंटिंग प्रेस का, जैसे कि कोई प्रिंटिंग प्रेस है, वहां पे मैं ऑडिट करने गई, टैक्स ऑडिट. उन्होंने मुझे बोला कि मैम मेरा तो प्रिंटिंग प्रेस है, अभी से फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो रही है, आपने शादी का इन्विटेशन कार्ड छपा है, कोई दूसरा पर्सन है, उसने अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से मुझे कोई प्रिंटिंग करने का काम दिया. मैंने कहा हाँ, तो बोलते कि तो मैम मैं रॉ मटेरियल रख ही नहीं पाता हूँ, जैसे वो आता है और वैसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल आर कस्टमाइज्ड, मैं इसको स्टोर करके नहीं रखता, तो मैं रिकॉर्ड किस चीज का बनाऊं? मैंने लेकर के आया, काम परफॉर्म कर दिया, खत्म हो गया, मेरे पास तो ना कोई गुड्स बचा, ना कोई गुड्स कैरी फॉरवर्ड हुआ, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, तो मैं क्या करूँ? स्टॉक रिकॉर्ड में बनाता नहीं हूँ. मैंने कहा रीजन तो जेन्युइन है. मैंने उसी विसिनिटी में जो दूसरा प्रिंटिंग प्रेस था वहां जाकर के चेक किया, उनको भी पूछा. मैंने कहा सर आपका स्टॉक का क्या हाल है? वो देखिए मैम हमारा बचता ही नहीं, हमारा जो कस्टमर बेस है वो कस्टमाइजेशन के हिसाब से हमारा काम होता है, तो आई हैव नो स्टॉक रिमेनिंग. जैसे जो वेराइटी उनको चाहिए उस हिसाब का मैं क्वांटिटी गुड्स लेकर के आता हूँ, बना देता हूँ जो भी गुड्स उनको चाहिए, एंड आई सेल इट अक्रॉस, एंड एवरी टाइम आई हैव टू प्रिपेयर अ न्यू सेट ऑफ वर्क, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉक. मैंने कहा अच्छा. ऐसे मैंने 2-3 जगह पे थोड़ा सा वेरिफिकेशन किया, इवन आई अंडरस्टूड कि या दिस इज द केस. मैंने माना तो सही कि येस, नॉन मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड इज एक्चुअली ओके फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस. अब मुझे ये चीज रिपोर्ट करनी है क्या? हाँ, मुझे ये चीज रिपोर्ट करनी है अंडर 35 एज वेल एज 11, क्योंकि स्टॉक रिकॉर्ड इज अ काइंड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. 11 में भी हम लोग पता है ये बताते हैं कि द लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द असेसी, वहां पे भी ये चीज को रिपोर्ट करेंगे. सो आस्क वेदर द असेसी हैज मेंटेन्ड स्टॉक रिकॉर्ड. इफ नॉट देन क्वालिफाई, इफ यस देन गिव अस द डिटेल्स. सो द असेसी ask the assessee to prepare the schedule indicating opening, closing, sales, purchases. अगर shortage excess है तो उसके बारे में ascertain कर लो कि how much is the shortage, how much is the accessible amount.
Obtain the copy of the stock statement if at all that is given to a banker. मैम बैंकर को क्यों देंगे स्टॉक स्टेटमेंट? लोन लेने के लिए, करंट असेट पे आपको क्रेडिट फैसिलिटीज मिलता है, तो चेक दैट ऑल्सो कि बैंक को जो दिया ऑब्वियसली स्टॉक ऑडिट करवाया हो. यील्ड परसेंटेज, जो भी यील्ड है फिनिश्ड गुड्स का, परसेंटेज बाय यील्ड, वो सारा चीज. एंड ऑब्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इस क्लॉज के लिए कि सर आप मुझे लिख करके दे दो बराबर है कि. 36, this was DDT. Now obviously this is not relevant, even this is omitted. नेक्स्ट इज 36A. ये आता है लास्ट हमारे हिसाब से. दिस इज जी, जिंदगी में सबसे लास्ट काम. जी क्या है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड एंड डीम्ड डिविडेंड. डीम्ड डिविडेंड, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 222E. सेक्शन 222E वेदर दैट इज कंप्लाइड और नॉट, तो उसका रिपोर्टिंग करना है. 222E, 222E is talking about any kind of private company, not the company wherein public are substantially interested. It is a closed affair. यहाँ पे आपने profit को transfer किया है, so that will be deemed as dividend. मतलब जो loan दिया है but it is in the form of income which is transferred. देखो, in order to enable reporting under clause 36A, the tax auditor should obtain from the taxpayer a certificate containing the list of closely held companies in which he is a beneficial owner of shares not less than 10% of the voting share. मतलब अच्छा खासा स्टेक है आपका, मतलब wherein he is having substantial interest. अगर आपका substantial interest है, आपको उस कंपनी ने लोन शोन दे करके रखा है, मैं बोलूंगी कि सर दिस इज एक्चुअली डीमिंग टू बी अ डिविडेंड. ये प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, ये लोन तो नहीं लग रहा है मुझे. दैट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड. तो अगर आपके असेसी is substantially interested in any closely held company, ma'am, how will I understand he is substantially interested? He is having the voting power of 10% or more, is required to be. This clause applies to companies as an assessee only. Obtain from the assessee the details regarding ये तो नहीं, regarding amount which is distributed as profit, tax on distributed profit, challans, check the ledger. ये DDT के बारे में बात कर रहे हैं. Make sure the tax on the distributed profit are credited within 14 days. ये DDT के बारे में बात कर रहे हैं. मॉड्यूल ने ये एक चीज गलत की, क्लॉज निकाल दिया बट चेकलिस्ट अभी भी रखा है. नेक्स्ट इज clause number 37. clause number 37, this is cost audit. अब एक छोटा सा चार्ट बना रही हूँ, you need to copy this down along with me. cost, देखिए, एक है प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट सेक्शन नंबर 148 which talks about maintenance of cost record and audit of cost records. ठीक है. दूसरा आता है रोल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. ये है रोल ऑफ कंपनी. RO36. यहाँ पे और एक चीज आती है, फॉर्म 3CD क्लॉज 37. ये है रोल ऑफ कंपनीज, रोल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, रोल ऑफ टैक्स ऑडिटर. यहां पे आएगा इफ कंपनीज satisfy the condition mentioned under section 148, then CG may order. Then CG may order maintenance
नेक्स्ट यहाँ इफ द कंपनी is ordered under section 148 to maintain cost records, statutory auditor will have to report. Statutory auditor will report about statutory auditor will report whether, not about, whether company has made and maintained cost records. ठीक है, तो मैम एक क्वेश्चन है, अगर कंपनी को ऑडिट करवाना भी था बट कंपनी ने ऑडिट नहीं करवाया तो कुछ नहीं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का कोई रोल नहीं. नोट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन सा कलर यूज करना है? Statutory auditor will not report about auditing of such cost records is being conducted or not. Auditing of such cost records is conducted. और लास्ट आता है टैक्स ऑडिट. रोल ऑफ टैक्स ऑडिटर, if the company is ordered to conduct cost audit, तो उसकी दो चीज हो सकती है. Company has not conducted. Company has conducted such cost audit. Conducted में भी फिर से दो चीजें हो सकती हैं, क्लीन रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट. No reporting by tax auditor under 37. No reporting. Reporting सिर्फ यहाँ पे है. So reporting by tax auditor is only for mentioning the qualification noticed by him in the cost audit report. समझ में आया? पक्का श्योर? तो मैम इफ कॉस्ट क्वेश्चन दे सकता है कि फलाना फलाना ऑडिटर है, सॉरी फलाना फलाना एसएससी है जिसको कॉस्ट ऑडिट ऑर्डर किया था बट वो कंपनी ने कॉस्ट ऑडिट नहीं किया, तो क्या आप बीइंग टैक्स ऑडिटर इसे रिपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे. इवन इफ इट वाज ऑर्डर्ड, द एसएससी हैज नॉट कंडक्टेड, नॉट अपॉइंटेड कॉस्ट ऑडिटर, हमको कुछ नहीं करना है उसके बारे में. सो मैम वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी नहीं बताएगा, आप भी नहीं बताओगे, कोई नहीं बताएगा. ठीक है, इवन स्टैट्यूटरी ऑडिटर डोंट टॉक्स अबाउट, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑडिट बीइंग कंडक्टेड और नॉट. कंडक्ट किया तो क्वालिफाइड है कि नहीं है, रिपोर्टिंग के बारे में, ऑडिट के बारे में कुछ नहीं बता रहे. स्टैट्यूटरी ऑडिटर सिर्फ रिकॉर्ड्स के बारे में बता रहे, वेदर कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर मेड और मेंटेन्ड. ठीक है, यहाँ पे तो दोनों चीज आएगी, कॉस्ट ऑडिट कंडक्टेड, नॉट कंडक्टेड, किसी पे भी नो रिपोर्टिंग.
इधर भी नहीं, इधर। मेक सेंस? श्योरली। चलो फटाफट जहां जहां कॉस्ट आता है कॉस्ट की पूरी पूरी व्याख्या बता दी। डन। चलो अच्छे से कॉपी दिस डाउन। आफ्टर कॉपिंग दिस, अभी जो क्लॉजेस है ना ये सारे हमारे मेमोरी टेक्निक के परे हैं, मतलब हमारी मेमोरी टेक्निक 36 तक थी। 37, 38, 39 ये तीनों चीज बात करता है कॉस्ट ऑडिट, एक्साइज ऑडिट, सर्विस टैक्स ऑडिट। ठीक है, दिस इज नाउ वेरी लेस रेलेवेंट बट स्टिल। सो 36 तक हमारी मेमोरी टेक्निक थी, 37, 38, 39 कॉस्ट ऑडिट, एक्साइज ऑडिट, सर्विस टैक्स ऑडिट। तो पढ़ते हैं। चलो क्या क्या बातें करी, अभी चार्ट पढ़ लिया तो आई गेस अभी तो सारी चीजें क्लियर है। इफ यस, देखो बोलता है कि कॉस्ट ऑडिट वॉट कैरिड आउट इफ यस, मैंने कहा इफ नो तो कुछ नहीं, तो शायद बैठ जाओ। इफ यस देन यू नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, मतलब कुछ भी ऐसा जो कॉस्ट ऑडिटर ने फाइंड आउट किया कि ये गलत है, कॉस्ट ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में रिपोर्ट किया है तो हम 37 में उसे रिपोर्ट करेंगे। So ask from the assessee whether the cost audit was conducted. Take a note of the observation. No need to report if cost audit was ordered but not carried out. Collect the details of any kind of disagreement, disqualification, any item or any kind of quantity which was not appropriate. Next, excise audit if conducted. If yes, give the details of any disagreement. Same. है ना? Ask from the assessee, make the observation of the notes, disqualification item बताएंगे। Same चीज applies whether the audit under Finance Act was conducted for the value of taxable services. अभी GST आना चाहिए. So you need to, if yes, then you need to give the disclosure about the disqualifications. Next आता है clause number 40. Clause number 40 talks about the details of the ratios. Basically what you will give is, here you need to write total turnover कितना है, GP, NP, turnover, stock in trade, material consumed, material finished. तो ये सारा चीज आपको देना है फॉर बोथ ट्रेडर या फिर मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर, जो भी है उनको मेंशन करना। सो डिटरमाइन द डिफरेंट रेशियोज, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, जैसे कि देखो कई बार हम लोग ना जीपी रेशियो, एनपी रेशियोज, डेटा टर्नओवर रेशियो ऐसा सब निकालते हैं। सो प्लीज टेक अ नोट, बेसिस ऑफ नोट कि क्या स्टॉक था, क्या प्रॉफिट है, क्या टर्नओवर है स्टॉक के बेसिस पे। रेशियोज नीड नॉट बी कैलकुलेटेड प्रोडक्ट वाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। नीड नॉट, जहां जहां नो वाला पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट है। नीड नॉट बी कंप्यूटेड प्रोडक्ट वाइज। कैलकुलेशंस ऑफ द रेशियो शैल बी गिवन अलोंग विद द कंप्यूटेशन ऑफ द की टर्म्स। ठीक है, हम एक्चुअली स्पीकिंग प्रैक्टिकली 3CD में हम लोग जो रेशियो लिखते हैं ना, रेशियो के बाजू में उसका फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे कि जीपी एनपी रेशियो है तो जीपी अपॉन सेल्स, एनपी अपॉन सेल्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो है तो उसका रेशियो बाजू में ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट जो की रेशियोज है ना उसका कंप्यूटेशन भी बता दो। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है 41, वेरी इंपॉर्टेंट। 41, this is the clause wherein you report about the demand of the refund under any act other than Income Tax Act. Furnish the details of the demand raised or the refund issued under any act other than Income Tax Act and Wealth Tax. So कोई भी प्रकार का अगर आपका कोई डिमांड रिफंड चालू है, असेसमेंट वाली बात नहीं चल रही है, ऑर्डर आ चुका है, it may be noted that even though demand and refund is order is issued in the previous year, it may not pertain to the audit period. वो pertaining है बहुत साल पुराना, उसको भी रिपोर्ट करना है। तो जरूरी नहीं है कि डिमांड और रिफंड उसी साल का है जिस साल के लिए आप ऑडिट कर रहे हो, नहीं, ये हो सकता है बहुत पुराना, बट इसका जो ऑर्डर आया है वो उस साल के लिए आया है जिस साल के लिए आप ऑडिट कर रहे हो। तो दैट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड।
तो टेक अप द कॉपीज ऑफ डिमांड और रिफंड ऑर्डर, कोई भी एक्ट के तहत हो, कोई भी एक्ट के तहत, नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल एक्साइज सर्विस, ये बहुत कम हो गए, कस्टम, वैट, सीएसटी, प्रोफेशनल टैक्स, जीएसटी वुड बी कवर्ड आउट ओवर हियर. Hence, the cess duty like marketing cess on royalty, octroi duty will not be covered out over here. यहाँ पे हम लोगों को बोला जा रहा है एक्ट के तहत डिमांड और रिफंड, तो सेस एंड ड्यूटीज विल नॉट बी कवर्ड आउट ओवर हियर. ठीक है. So however the auditor should exercise professional judgment कि applicability of indirect taxation क्या है और कौन से एक्ट के तहत डिमांड और रिफंड के ऑर्डर्स आए हैं. तो ये चीज रिपोर्ट करनी है आपको, कौन से साल का है, कब रिपोर्ट आया है, कब पेमेंट किया है, क्या अमाउंट है और आपके क्या रिमार्क्स हैं. नेक्स्ट आता है 42A. इसको मैंने लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था क्योंकि दिस वाज न्यू. ठीक है. एंड दिस वाज आस्क्ड इन द लास्ट अटेम्प्ट. ये मेरे हिसाब से लास्ट टाइम एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन था एंड दिस इज ऑलरेडी आस्क्ड अंडर December 21. क्या है समझो. 61, 61A, 61B. यहाँ पे अगर यू आर द असेसी जिनका ऑडिट हम कर रहे हैं, यू आर फाइलिंग फॉर्म 61, 61A, 61B, 61, 61A, 61B, ये फॉर्म फाइल कर रहे हो, यस, तो यू नीड टू गिव डिटेल्स. अरे मैम बट हमको तो पता ही नहीं है व्हाट इज 61, व्हाट इज 61A, 61B. आई टेल. सबसे पहली बात आती है 61 की. फॉर्म 61 इज फाइल्ड बाय द असेसी. सी फॉर एग्जांपल XYZ is an assessee. He has entered into the transaction with some another person. उस अनदर पर्सन ने पैन फर्निश नहीं किया. क्या नहीं किया? पैन फर्निश नहीं किया. तो उस अनदर पर्सन को बोलेंगे कि सर अगर आप पैन फर्निश नहीं कर रहे हो ना तो यू गिव मी फॉर्म नंबर 60. क्या दोगे? यू गिव मी फॉर्म नंबर 60. इफ यू आर रिसीव्ड इन फॉर्म नंबर 60 यू हैव टू फाइल फॉर्म नंबर 61. दैट इज 61. ठीक है. So this is a newly introduced clause. दूसरा 61A is a kind of statement for specified financial transaction. 61B is for rectification in form 61 and 61A. So with respect to 61, अगर taxpayer has received a declaration in form 60, non declaration of PAN का, तो 61 फाइल करना पड़ेगा. 61A is for a specified transaction, that is 285 बा के तहत, एंड 61B इज फॉर, देखो अगर ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से कोई एरर हो गया है, कोई गलतियां हो गई है, तो यू नीड टू मेक रेक्टिफिकेशन इन फॉर्म 61 एंड 61A. तो वाइल बाय फाइलिंग फॉर्म 61B ये एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है. तो जो भी टैक्स पेयर का, जो भी एसएससी का आप ऑडिट कर रहे हो, दे हैव फाइल्ड फॉर्म 61, 61A और 61B, तो उसकी डिटेल्स देना. Going to your SAR, you will see a pictorial presentation. ये हो चुका. Finished goods as well as by product. यहाँ पे लिखो by product. This is not applicable. काट ही दो. Cost audit. This is important. Same. Demand refund. This is asked in December 21. So, I told you. फॉर्म 60 दे रहा है, बोलता है पैन नहीं है, नहीं दूंगा, तो आपको फाइल करना पड़ेगा 61. 61A is for specified transaction, 61B is for error or omission. ठीक है. यहाँ पे फेलियर टू, ये देखो स्पेसिफाइड जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ना, ये वाला स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. अब यहाँ पे समझो, ये जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इंट्रोड्यूस किया, हो सकता है दिस इज लेस देन 2 lakhs. अगर दिस अमाउंट इज लेस देन 2 lakhs स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो 31 में रिपोर्टिंग नहीं होगा, क्योंकि वहां पे रिपोर्टिंग क्यों हो रहा था? इफ द स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर मोर देन इक्वल्स टू 2 lakh रुपीज, तो वहां रिपोर्टिंग होगा. बराबर, वहां पे भी यहाँ पे भी. बट अगर वो चीज लेस देन द रिक्वायर्ड लिमिट है ऑफ सेक्शन 269 ST, तो भले वहां पे वो रिपोर्ट ना हो 31 में, बट यहाँ पे रिपोर्ट जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट अमाउंटिंग के बेसिस पे नहीं है, यहाँ पे रिपोर्ट नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन के बेसिस पे. अगर नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन इज स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट विल बी रिपोर्टेड अंडर क्लॉज 42.
सो फेलियर, yeah, it may be noted, यहाँ से कंटिन्यू करूँ, that the payment may be received for various transactions on a different date and hence may not be covered under 269 SD। बोलते अलग अलग डेट में है तो वो पर डे पर पर्सन उसकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं करता होगा, 2 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं होती होगी, तो भले वो 269 SD में रिपोर्ट ना हो बट विल बी रिपोर्टेड अंडर सेक्शन 285 बा। दैट मीन्स रिपोर्टिंग अंडर 31 हो ना हो 42 में रिपोर्टिंग होगा। Super clear. So, ma'am, what are we required to report? We are required to report the details of those transactions, the form which are filed, the dates and the amounts. This is 42. इसके बाद आता है 43 and 44. Just last 2 clauses pending and then you are done. 43 क्या बात करता है? 43 बात करता है whether the assessee or its parent entity or any kind, this is 286। यहाँ पे actually होता क्या है? These are the kinds of transaction, very newly added point, CBCR rules, country by country report। So यहाँ पे if the parent entity is a reporting entity, the taxpayer is not reporting, तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, टैक्स पेयर की कोई एक पेरेंट एंटिटी है, कोई ऑल्टरनेट एंटिटी है जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, तो यू नीड टू गिव द डिटेल्स अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटी कि कौन हमको बता रहा है कि कहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ, किसने ट्रांजैक्शन किया, कोई फॉरेन कंट्री में ट्रांजैक्शन हुआ है क्या। सो वेदर द assessee और इट्स पेरेंट कंपनी, पेरेंट एंटिटी और alternate reporting entity is liable to furnish the report under section 286(2)। if yes, ऐसा रिपोर्ट फर्निश करना है, then whether that parent entity, assessee or alternate reporting entity has furnished the report, name of the parent entity कौन है, name of the alternate reporting entity कौन है, date of furnishing क्या है। So clause number 43 is newly introduced in form number 3CD, the Finance Act 2016 by introducing the section number 286। पहले ये था ही नहीं, अब है। This section has introduced a provision with regards to CBCR, country by country report, a master file pursuant to the adoption of OECD base erosion and profit shifting action plan 13 in India। So ये सारा चीज जहाँ पे मल्टी कंट्रीज में ट्रांजैक्शन हो रहा है, प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रहा है, कंट्री बाय कंट्री आपका बिजनेस में रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे 269 अमेंड हो गया है इन इनकम टैक्स, देयर वाज अ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आल्सो इन 3CD। नाउ आई फील दिस इज द हिट लिस्ट एरिया, इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि दिस इज आल्सो न्यू। अंत में होता है ब्रेकअप, देखो चाहे जितना अच्छा मजबूत रिश्ता हो अंत में तो ब्रेकअप ही होता है। सो 44 जोक्स अपार्ट, 44 breakup of the total expenditure when you are making the expenditure to registered entity not registered entity under GST, तो उसका ब्रेकअप देना है। दिस क्लॉज इज केप्ट अंडर अबेयंस, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। डन। यहाँ पे पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्म 3CD खत्म होता है। सो 3CD कम्स टू एन एंड। Then we talk about signature and stamp। जो पर्सन टैक्स ऑडिट कर रहा है he himself should sign it, put a seal। बट हाँ, भले ये ऑनलाइन हो, यूडिन जनरेट करना अनिवार्य है। अगर आपने यूडिन जनरेट नहीं किया है, दिस इज नॉट अलाउड, ऑल्सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। नेक्स्ट इज कैन यू मेक रिविजन इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट? आंसर इज yes, you can make revision in tax audit report in the following circumstances। So revision in tax audit is possible? Answer is no। टैक्स ऑडिट एक बार रिपोर्ट फाइल कर दिया तो आप इसको रिवाइज नहीं कर सकते, बट अंडर फॉलोइंग 3 कंडीशंस। जैसे कि कंपनी ने ही अपने फाइनेंशियल्स चेंज कर दिए, लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज आ गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ सीबीडीटी का कोई सर्कुलर आ गया, कोई गाइडेंस नोट आ गई, कोई नया जजमेंट आ गया, उस कारणवश चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द रिविजन इन टैक्स ऑडिट। सम कोड ऑफ एथिक्स मेथड, ये बेसिकली आपके प्रोफेशनल एथिक्स के वाया कवर हो चुके हैं बेसिकली। तो देयर आर सम कॉमनली सीन क्वेश्चन, द लायबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिटर। देखिए यहाँ पे लायबिलिटीज ऑफ टैक्स ऑडिटर किस हिसाब से आता है कि इफ एट ऑल आपको इंस्टीट्यूट ने डीबार कर दिया है, बोला है कि भाई साहब अब आप आपकी मेंबरशिप नहीं चला सकते, ठीक है, योर मेंबरशिप इज कैंसल्ड।
अब जाकर के आप कोई टैक्सेशन अथॉरिटी के सामने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। ठीक है, सो दीज आर सम एथिकल रिक्वायरमेंट्स। डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए, काउंसिल ने आपका COP वगैरह कैंसिल नहीं कर देना चाहिए। जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, यू आर एक्चुअली बाइंडिंग विथ द लॉज एंड रेगुलेशन। आप डिसीजन CA की कैपेसिटी में विथ रिस्पेक्ट टू लॉज एंड रेगुलेशन ही ले सकते हैं। दिस इज फॉर्मेट ऑफ 3CD 3CB and there you complete the whole chapter of fiscal audit.